हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना इंटोरिया, गवर्नमेंट मिराकल्स कॉलेज उदयपुर से। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पैरामीशियम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसके सिस्टमेटिक पोजीशंस। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ पेलिकल, स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। आज हम उसके आंतरिक रचना के बारे में पढ़ेंगे। पैरामीशियम की आंतरिक संरचना में जो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। जो पेलिकल द्वारा घिरा हुआ एक कोशिका द्रव्य जो होता है वो दो भागों में विभेदित रहता है। जो बाह्य द्रव्य होता है उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं और जो अंतर द्रव्य होता है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। जो बाहरी जो साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं वो पेरिफेरी पे होता है, नैरो होता है, संकड़ा होता है, क्लियर होता है और डेंस भाग होता है जिसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और इसी एक्टोप्लाज्म में जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसी एक्टोप्लाज्म में इंफ्रासीलियरी सिस्टम और ट्राइकोसाइट्स प्रेजेंट होती है। और दूसरा जो इसमें पाया जाता है वो होता है एंडोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य का जो सेंट्रल पार्ट और जो बड़ा पार्ट होता है ये कहलाता है एंडोप्लाज्म या मेडुला या मध्य भाग कहलाते हैं। एंडोप्लाज्म में इसमें जितने सारे कोशिका के जितने अवयव होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, रिजर्व फूड हैं, ये सब इस एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी होती है, फूड वैक्यूल्स भी होती है और दो न्यूक्लियस भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर वन इज एक्टोप्लाज्म और इनर वन इज एंडोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म होता है वो पूरा ज़्यादा होता है और वो ग्रैन्युलर होता है और सेमी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और जबकि जो एक्टोप्लाज्म होता है वो संकड़ा होता है, क्लियर होता है और डेंस होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है, जैसा अभी हमने पढ़ा था, एक्टोप्लाज्म में दो स्ट्रक्चर होते हैं, इंफ्रासिलियरी सिस्टम और ट्राइकोसाइट्स। तो पहले हम पढ़ते हैं इसका इंफ्रासिलियरी सिस्टम। इंफ्रासिलियरी सिस्टम, इसका जो इंफ्रासिलियरी सिस्टम होता है जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ पेलिकल पढ़ा था, तो इसकी जो कुपिकाएं होती है उसके नीचे एक इंफ्रासिलियरी सिस्टम पाया जाता है। इस इंफ्रासिलियरी सिस्टम में दो मेन पार्ट होते हैं, वन इज द बेसल बॉडी और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं काइनोडेस्मेटा। ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे काइनोडेस्माटा कहते हैं। अब तो हम पढ़ते हैं बेसल बॉडी के बारे में। तो जो हर एक सीलिया जो होती है वो एक बेसल बॉडी से निकलती हुई दिखाई देती है और उसे हम बोलते हैं काइनेटोसोम और बेसल बॉडी। जो सीलिया होती है उसके परिधीय तंतुओं के जो इसके पेरिफेरल फाइबर जो 9 होते हैं, जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो आधारी सिरे पर बेस पे आकर के थोड़े सॉलिड हो जाते हैं और ये आधार काय का या बेसल बॉडी का निर्माण करते हैं। इसमें जो सेंट्रल फिलामेंट्स होते हैं, जो दो सेंट्रल फाइबर्स होते हैं, वो यहाँ पर बेसल बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं, जो पेरिफेरल्स होते हैं, वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं और आधारिकाएं अपने आप में वापस से रीजनरेट जो होती है वो होती रहती है और एक नए सीलिया का निर्माण करती रहती है। और आधारकाय जो होती है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि तारक काय की व्युत्पत्ति होती है। सेंट्रियोल जिसे हम कहते हैं, जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, उस सेंट्रियोल की व्युत्पत्ति होती है जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी, और हर एक बेसल बॉडी से एक सीलिया निकलती रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो इंफ्रासिलियरी सिस्टम का होता है वो होता है काइनेटोडेस्माटा। काइनेटोडेस्माटा जो होता है, जो सीलिया जितनी भी होती है उसकी जो बेसल बॉडी होती है उससे संबंध में एक्टोप्लाज्म में एक पट्टीदार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं काइनेटोडेस्मी फाइब्रिल्स। जो यहाँ पे जो है ये काइनेटोडेस्मी फाइब्रिल्स होते हैं। प्रत्येक सीलिया के बेसल काय जो बेसल बॉडी होती है वहाँ से एक तंतु जो है वो बाहर की तरफ निकलता है और ये तंतु जो है ये आगे जाता है, निकलकर आगे बढ़ता है और धीरे धीरे जो है ये टैपरिंग हो जाता है। टैपरिंग यानी थोड़ा सा पतला होता जाता है और पिछले आधारकाय के तंतुओं के साथ में ये जुड़ जाता है। और एक बेसल बॉडी से जो तंतु निकलता है वो 5 बेसल बॉडी तक चलता है, उसके बाद वो टैपरिंग हो जाता है। तो एट ए टाइम पर कहीं पे भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, हम गिनती करते हैं, तो वहाँ पे उस बंडल के अंदर 5 संख्या रहती है, तंतुओं की संख्या हमेशा 5 रहती है और ये
कांस्टेंट होती है, स्थायी होती है। इस बंडल को हम कहते हैं काइनेटोडेस्मा, और जब हम प्लूरल बोले तो हम इसे बोलते हैं काइनेटोडेस्मेटा। ये एक लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य पंक्ति में आधार का है और उनके में एक यूनिट बना देते हैं, और इस पूरे यूनिट को हम कहते हैं काइनेटी। ये काइनेटी स्ट्रक्चर जो होता है वो सीलिएट्स का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, स्पेशल लक्षण होता है, जो सिर्फ यही सीलिएट्स में प्रेजेंट होता है, और ये इसकी संरचना में इसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ये इसके चलन में इसकी सहायता करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। ये जो गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट जो होती है ये पूरे एक्टोप्लाज्म में हर बेसल बॉडी के ऑल्टरनेट प्रेजेंट होती है। एक बेसल बॉडी, एक ट्राइकोसिस्ट, एक बेसल बॉडी और एक ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होती है, और ये हमेशा शरीर की सतह पर समकोण बनाती है, शरीर की सतह, और ये इसके ऊपर हमेशा समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाती है। ये बहुत छोटी सी होती है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो छोटी सी होती है। इसकी लेंथ जो होती है वो 4 माइक्रोन लंबी होती है, और ट्राइकोसिस्ट जो होती है इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं शाफ्ट, क्या कहलाता है ये? शाफ्ट। और एक नुकीला सिरा होता है जिसे हम बोलते हैं स्पाइक या बार्ब। दिस वन इज स्पाइक और बार्ब। तो 2 हिस्से होते हैं, एक ट्राइकोसाइट्स के 2 हिस्से होते हैं, वन इज द शाफ्ट और दूसरा जो होता है वो होता है स्पाइक, और टोटल मिला के इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 4 माइक्रोन के बराबर होती है। जो स्पाइक होता है वो हमेशा नुकीला होता है, और इसके सिरे पर एक कैप प्रेजेंट होती है, लाइक ये वाली, ये एक कैप से ढका रहता है। और इस जो शाफ्ट होता है इसके अंदर एक जो रचना पाई जाती है, जो रेशेदार सघन प्रोटीन होता है वो बना होता है ट्राइकिनिन प्रोटीन का। सॉरी, इसके रेशे जो है वो आपस में घने होकर एक स्ट्रिएटेड स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्रॉस स्ट्रिएटेड झालक जैसी रचना बना लेते हैं। ये जो ट्राइकोसिस्ट होती है, ये जब कोई उद्दीपन आता है, उद्दीपन कैसा आता है? या तो है आंतरिक होता है या रासायनिक या विद्युत उद्दीपन आता है, तो ये ट्राइकोसिस्ट विसर्जित हो जाती है। विसर्जन कैसे होता है कि ये कुछ मिली सेकेंड्स में पूरा हो जाता है। जब पूर्ण रूप से विसर्जित हो जाती है तो ये कांट एक लंबा धारीदार स्ट्रक्चर के रूप में जो है वो बाहर निकल जाता है, और जब ये बाहर निकलता है तो इसकी जो लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 40 माइक्रोन कितनी बड़ी हो जाती है। और ये किसके लिए होती है? ये बैक्टीरिया को और इसको डिफेंस के लिए जो है ये ट्राइकोसाइट्स जो है वो यूज़ की जाती है। और ये जो फर्स्ट जो डायग्राम दिख रहा है कि जब ये पे ट्राइकोसाइट्स डिस्चार्ज होती है, ये सीलिया नहीं है, ये डिस्चार्ज ट्राइकोसाइट्स जो है वो इस तरह से दिखाई देती है, पूरे जाल जैसा जो संरचना है वो बन जाती है। तो ट्राइकोसिस्ट और इंफ्रासिलियरी सिस्टम, ये 2 सिस्टम जो होते हैं वो इसके एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में एक मेन स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पाया जाता है वो पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस। कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस पैरामीशियम में 2 संकुचनशील रक्तधानियां पाई जाती है, एक एंटीरियर साइड पर और एक पोस्टीरियर साइड पर। एक एंटीरियर साइड पर पाई जाती है और एक पोस्टीरियर साइड के ऊपर पाई जाती है। तो इसमें 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है। एंडोप्लाज्म में इनकी पोजीशन फिक्स होती है, एक एंटीरियर साइड पे होगी और हमेशा एक पोस्टीरियर साइड पे होगी। इनमें से प्रत्येक के चारों ओर लंबी सक्रिय तर्कुरूपी 6 से 10 रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती है। कितनी? 6 से 10। ये एक रेडियल कैनाल है, और इसके चारों तरफ जब हम देखें तो यहाँ पे जो छोटी छोटी दिख रही है ये सबकी सब रेडियल कैनाल है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 6 से 10 होती है, जो कोशिका द्रव्य में दूर तक फैली हुई रहती है। और हर संकुचनशील रिक्तिका जो होती है शरीर के पृष्ठ सतह की तनुतत्व में पेलिकल में एक स्थायी छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, जो यहाँ पे आपको दिखाई देता है अपने को, है ना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखते हैं तो संकुचनशील उपकरण जो है वो अंतः प्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ नलिकाएं, कुछ व्रकक नलिकाएं नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स और कुछ अश्नि नलिकाएं जिसे हम बोलते हैं फीडर
केनाल। तो कितनी केनाल हो गई? एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बनती है नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स, ये नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स बनाती है फीडर केनाल, और ये फीडर केनाल आगे जाकर खुलती है रेडियल केनाल में, और ये रेडियल केनाल आगे जाकर खुलती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के अंदर। अब ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के अंदर जो खुलती है और ये बाहर की तरफ एक पृष्ठ सतह के ऊपर एक पोर के द्वारा बाहर खुलती है, और इन संकुचनशील राजधानियों का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है जल का नियमन करना, जिसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये भी हम आज इधर ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पैरामीशियम जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है और इसके अंदर पानी जो है वो रेगुलर अंदर एंटर होता रहता है। इसके अलावा जब ये भोजन ग्रहण करता है तब भी पानी इसके अंदर अंदर जाता रहता है, तो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है। इन वाटर की कंसंट्रेशन को मैनेज करने के लिए कोशिका द्रव्य से जो भी एक्स्ट्रा जल है वो जल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स में चला जाता है। यहाँ से नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स में जाता है और नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल से जाता है फीडर केनाल के अंदर, और फीडर केनाल से ये चला जाता है रेडियल केनाल के अंदर, और रेडियल केनाल में ये इकट्ठा हो जाता है, और जब ये तुम्बिकाएं अभिसारित होकर संकुचनशील रिक्तिकाओं के अंदर अपना जो भी लिक्विड है वो सब उसमें छोड़ देती है, और जब ये पूरा भर जाता है और पृष्ठ तल के ऊपर जो इसके अंदर तनु तक में एक छोटे से छिद्र द्वारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर की तरफ छोड़ देती है, और फिर से इसमें स्पंदन जो है वो होता है, फिर से ये पानी इकट्ठा करती है और फिर ये अधिक मात्रा में पानी को छोड़ती रहती है, और इसे हम कहते हैं परासरण नियमन, और इससे इसमें पानी का संतुलन जो है वो बराबर बना रहता है। इसके अलावा इसमें इंटरनल जो एंडोप्लाज्म होता है उसमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ओरल एपरेटस। अच्छा, ओरल एपरेटस, ये जो ओरल एपरेटस होता है, ये ओरल एपरेटस, ये जो इसकी बकल कैविटी होती है, ये एक ओरल ग्रूव जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। ये ओरल ग्रूव पीछे की आकर के एक वेसिट्यूब्यूल में खुलता है। किस में खुलता है? वेसिट्यूब्यूल में खुलता है। ये जो वेसिट्यूब्यूल होता है ये एक जोड़ी बकल कैविटी में, एक चौड़ी नलिकाकार जो कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं बकल कैविटी, उस बकल कैविटी में आकर के खुलता है, और ये डिटेल स्ट्रक्चर बकल कैविटी का। ये मुख गुहिका आगे चौकर एक छोटे से छिद्र जिसे हम कहते हैं साइटोसोम, किस में कहते हैं? साइटोसोम में खुलती है। साइटोसोम कहते हैं जहाँ पे एक छिद्र होता है उसे साइटोसोम कहते हैं, और ये आगे जाकर के खुलती है साइटोफेरिंक्स में खुलती है, और साइटोफेरिंक्स नीचे जाकर के एक फूड वैक्यूल का निर्माण कर देती है। अब जो बकल कैविटी होती है जो यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसकी जो राइट साइड होती है वहाँ पे एक एंडोरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये एंडोरल मेम्ब्रेन जो है वो राइट साइड पे होती है, और इसकी लेफ्ट साइड पे 3 बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो 3 बंडल्स होते हैं उसमें फर्स्ट कहलाता है क्वाड्रस, एक होता है डॉर्सल और एक होता है वेंट्रल पेनिकुलस कहते हैं इसे। कितने बंडल हुए? 3 बंडल। एक कौन सा होता है? क्वाड्रस, दूसरा डॉर्सल पेनिकुलस और तीसरा वेंट्रल पेनिकुलस। ये तीनों इसके साइटोसोम जो इसका कोशिका का मुख है, इस मुख तक फैले हुए रहते हैं, और ये एक महीन सी झिल्ली बना देते हैं क्योंकि ये फिल्टर फीडर होता है। अब इसके अंदर जो आगे एक और स्ट्रक्चर जो ये एंडोरल मेम्ब्रेन होती है उससे एक रिब्ड वॉल जो है वो पूरे नीचे तक फैली हुई रहती है। कहाँ तक? साइटोसोम तक फैली हुई रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिब्ड पेलिकल। अब इस रिब्ड पेलिकल के पीछे की तरफ जाकर के एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं निमेडेस्मल फाइबर्स। कौन से फाइबर्स? निमेडेस्मल तंतु कहते हैं, और ये तंतु इसके पीछे तक फैले होते हैं, और ये सब मिल करके यहाँ पे एक फिल्टर का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि जो पैरामीशियम होता है ये फिल्टर फीडर होता है। अब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इसके साथ में ही इस बकल कैविटी के पीछे की तरफ एक छोटा सा स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं साइटोपाइग। क्या बोलते हैं? साइटोपाइग। पीछे के कोशिका मुख से पीछे की तरफ होता है, और ये किसके लिए होता है? इजेशन के लिए होता है। मल त्याग के समय यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र बन जाता है जिसे हम सेल एनस या साइटोपाइग या कोशिका गुदा कहते हैं। ये परमानेंट भी हो सकता है, और ये अभी तक रिसर्च चल रही है कि मे भी परमानेंट होता है या टेम्परेरी जब निकालना होता है तभी इसके अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से ओरल एपरेटस शुरू होता है ओरल ग्रूव से। ओरल ग्रूव जो है
वो वेसिटिबल में खुलता है, वेसिटिबल बकल कैविटी में खुलती है। बकल कैविटी जो है वो साइटोसोम, साइटोसोम से साइटोफेरिंक्स एंड फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। और जो ओरल एपरेटस होता है, इस ओरल एपरेटस के अंदर जो ये सीलिया प्रेजेंट होती है, जो फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक फिल्टर का निर्माण कर देते हैं और ये जो भोजन अंदर ग्रहण करता है ये फिल्टर फीडर होता है। आज के लिए इतना ही। ये तो इस तरह से इसमें एक्टोप्लाज्म में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इंफ्रासीरियलर स्ट्रक्चर्स और ट्राइकोसाइट्स। और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती है, बकल कैविटी, ओरल ग्रूव्स होता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कितने न्यूक्लियस? दो न्यूक्लियस। वन जो होता है, बड़ा वाला जो होता है, उसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो किडनी शेप का होता है और उसके साथ में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस या लघु केंद्रक। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो वेजिटेटिव होता है, कायिक होता है, शरीर की सभी जो क्रियाएं हैं जो कोशिका की, पैरामीशियम की, उसको कंट्रोल करता है। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो जनन होता है, वो डिप्लॉइड होता है और वो जनन में उसकी सहायता करता है। और जो कायिक होता है वो पॉलीप्लॉइड होता है, और ये जो पॉलीप्लॉइड होता है ये शरीर की सारी संरचनाओं को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से इसके एंडोप्लाज्म में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, सारे कोशिकांग होते हैं, और दो केंद्रक होते हैं, और ये केंद्रक दोनों अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसे बोलते हैं कि ये डाइमॉर्फिक होता है। आज के लिए इतना ही, कल हम इसका बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।